गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पवन कुमार और बीएड सेकेंड ईयर की क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक रहेगा लर्निंग डिसेबिलिटी। मीनिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम असमर्थता। अधिगम असमर्थता वो होती है, अधिगम असमर्थ वाले वो बच्चे होते हैं जिनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय सूचना तंत्र जिनका फंक्शंस हो जाए या वो कार्य बाधित हो जाए, ऐसे बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम असमर्थता वाले बच्चों की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं हैं, फर्स्ट पॉइंट है डिलेड स्पोकन लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोली जाने वाली भाषा का विलंब से विकास। ऐसे बच्चे भाषा के विकास में पिछड़े हुए होते हैं और वे अपनी उम्र या कक्षा के साथियों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते। इनका शब्द भंडार बहुत ही कम होता है। वे अपने अपरिपक्व शब्द भंडार के लिए भी जाने जाते हैं। वो व्याकरण संबंधियाँ बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। सेकंड पॉइंट है अपर्याप्त समय प्रत्यय या यूं कहें प्रॉब्लम ऑफ टाइम्स। ऐसे बच्चों को कार्य संपन्न करने में लगने वाले समय का कोई अनुमान नहीं होता और ऐसे बच्चे इनमें दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष का अधिक ज्ञान नहीं होता और इन्हें समय की इकाइयों का भी ज्ञान नहीं होता। थर्ड पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन जजिंग रिलेशनशिप। इन्हें संबंध पर कोई निर्णय लेने में भी इन्हें कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसे बच्चे में निर्णय का भाव होता है और इनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता और ऐसे बच्चे कार्य करने में असफल हो जाते हैं। कुछ बच्चे जमा और घटाने के चिन्ह में भी कोई अंतर नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर जनरल मोटर कोऑर्डिनेशन यानी निम्न स्तरीय गत्यात्मक समन्वय। यानी ऐसे बच्चों में बार बार गिरने की प्रवृत्ति, निम्न स्तरीय समन्वय और निम्न स्तरीय संतुलन की कमी होती है और ये बच्चे हर हाथ से उसी कार्य को करने में अयोग्य होते हैं और ये विभिन्न क्रियाएं हाथों से करने में सक्षम नहीं होते क्योंकि इनके अंदर जैसे कुछ ऐसे संदेशों से अनभिज्ञ होते हैं जो इनकी आंखों के संपर्क से, चेहरे के हाव भाव से, पहनावे से आदि क्रियाओं से सूचित होते हो, ये उनको भी नहीं समझ पाते। नेक्स्ट पॉइंट है परसेप्चुअल डिसऑर्डर यानी प्रत्यक्षीकरण दोष। ऐसे बच्चों में ये प्रत्यक्षीकरण की समस्या होती है। प्रत्यक्षीकरण एक ज्ञानात्मक क्रिया है, कॉग्निटिव प्रोसेस है और जो बच्चे के संवेदना के आंकड़ों की पहचान करती है, उन्हें संगठित करती है और उन्हें अर्थपूर्ण सूचना में बदलती है। तो ऐसे बच्चे, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी डिसऑर्डर, स्मृति दोष। स्मृति दोष को आजकल एक गतिशील प्रक्रिया माना जाता है और ये हमें जटिल वातावरणीय सूचना को संगठित करने और भंडारित करने में सहायता देती है और इसमें स्मृति संबंधी दोषों में श्रवण या दृष्टि दोष शामिल होते हैं। अधिगम असमर्थी दोनों प्रकार के दोषों का सामना करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कमरे का दरवाज़ा किधर है या बेड किधर है। वो कई बार तो वो 3 शब्दों को सुनकर भी भूल जाते हैं। हाइपर एक्टिविटी, हाइपर क्रिया का अर्थ है अतिरिक्त या सामान्य से अधिक, यानी किसी क्रिया का संबंध हलचल से है। हाइपर क्रियाओं में शामिल है विश्रामहीनता वाले व्यवहार,
और अधिकतर अधिगम असमर्थी बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, वो चुपचाप नहीं बैठ सकते, उनमें ध्यान का अभाव होता है और ये लड़कों में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनअटेंशन। ऐसे बच्चों में ध्यान का अभाव होता है, वो सामान्य समय के लिए केंद्रित रहने में वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है और ऐसे बच्चे किसी चयनित ध्यान और स्थायी ध्यान से संबंधित कार्य में वो पिछड़ जाते हैं। इन्हें अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर कहें तो डायरेक्शन रिलेटेड कन्फ्यूजन भी इनमें होती है। इन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, जैसे दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, इन्हें ध्यान या इन्हें समझने की योग्यता इनके अंदर नहीं होती। ऐसे बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड वाले होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ऐसे बच्चों में अधिगम असमर्थता के जो कारण हैं उनके अंदर 3 कारण मुख्य रूप से हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, आंगिक एवं जैविक कारक। ऐसे बच्चों में अधिगम असमर्थी बच्चों में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी केंद्रीय नाड़ी संस्थान है या यूं कहें कि केंद्रीय सूचना तंत्र है, उसमें दोष आ जाता है और वो कार्य नहीं कर सकता। उनका मस्तिष्क कुछ कम कार्य करता है, लेकिन कुछ विद्वान ये बात मानने को तैयार नहीं हैं। आजकल मस्तिष्क क्रियाओं का मूल्यांकन बहुत विकसित तकनीक से किया जाता है और जो केंद्रीय जो सूचना तंत्र है उसके दोष युक्त होने के लिए बुखार, चोट, समय से पहले जन्म के समय लापरवाही आदि परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं। सेकंड पॉइंट है जेनेटिक फैक्टर, जननिक। कई ऐसे भी प्रमाण हैं जो ऐसा मानते हैं कि अधिगम असमर्थता एक परिवार से दूसरे परिवार में स्थानांतरित होती है। पर्याप्त अध्ययन ये बताते हैं कि अधिगम असमर्थता वंशानुक्रम भी होती है। थर्ड पॉइंट है पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर। कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके लिए उत्तरदायी है। जैसे इसमें मुख्य है खराब शिक्षण। विद्वानों का मत है कि अध्यापक बच्चों के सीखने की समस्याओं की ओर स्कूल के प्रारंभिक विद्वान दिनों में ही ध्यान दे तो कुछ अधिगम असमर्थताओं को टाला जा सकता है। या इनके लिए जो उत्तरदायी जो कार्य हैं, जैसे बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक पर्यावरण भी इसके लिए उत्तरदायी है। जैसे नशीली दवाओं का सेवन, आवश्यकता से अधिक भावुक होना, कुपोषण, सिर पर चोट का लगना, कोई दुर्घटना होना, ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम असमर्थित बच्चों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड। ये 2 तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। फर्स्ट है इनफॉर्मल असेसमेंट, अनौपचारिक मूल्यांकन। ऐसे बच्चों में विद्यार्थी के दैनिक व्यवहार का अवलोकन होता है और इनमें विद्यार्थी की परीक्षा में उपलब्धि और विद्यार्थियों के साथ बहस आदि शामिल है और इनसे विद्यार्थियों के बारे में आंकड़े एकत्रित करने में सहायता मिलती है। और सेकंड पॉइंट है फॉर्मल असेसमेंट, औपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन है, इसके लिए इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर उस विद्यार्थियों के लिए उन्हीं परीक्षाओं का प्रयोग किया जा सकता है जो मंदबुद्धि, संवेगात्मक रूप से विचलित तथा अधिगम असमर्थी होते हैं। जो परिणाम इन परीक्षकों से प्राप्त होते हैं उन्हीं के द्वारा अधिगम असमर्थियों की या लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की पहचान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों की कौन कौन सी समस्याएं हैं। प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चों की समस्याएं हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे बच्चों की केंद्रीयता का अभाव होता है, उनमें वो ध्यान न कर पाने के कारण उनकी योग्यता प्रभावित होती है और वे कक्षा में भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते या किसी कार्य पर भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। सेकंड प्रॉब्लम है मेमोरी प्रॉब्लम, उनकी स्मृति समस्या है। वो भविष्य की योजना नहीं बना सकते क्योंकि उनकी जो लर्निंग जो एबिलिटी है उसमें वो उनकी ज्ञानेंद्रियों में ये कमी है और उस कमी के कारण उनको सुनने, देखने या समझ करने में कठिनाई आती है। वो मुहावरे वगैरह पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है रीडिंग प्रॉब्लम। ऐसे बच्चों की बुद्धि लब्धि कम होती है और इनकी रीडिंग प्रॉब्लम भी होती है। इनमें जो रीडिंग प्रॉब्लम है
उनका सामना इसको करना पड़ता है। वे अक्षरों का उच्चारण उल्टा सीधा करना, अन्य पठन पाठन की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइटिंग प्रॉब्लम। ऐसे जो बच्चे हैं उनकी लेखन समस्या का भी उनको सामना करना पड़ता है। वो उचित प्रकार से शब्दों को लिख नहीं पाते और यह समस्या गंभीर हो सकती है। सामान्य समस्या से ग्रस्त बालक साफ साफ लिख नहीं सकता और यदि आरंभ में पहचान ली जाए तो इसका समाधान हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। ऐसे बच्चों में जो बच्चा अच्छी तरह से लिख नहीं सकता, जो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकता, तो ऐसे बच्चों के सामने, क्योंकि जैसा वो पढ़ता है वो वैसा बोलता है और जैसा बोलता है वैसी उसकी समझ बनती है और ऐसे बच्चे में कम्युनिकेशन की समस्या ज़्यादा गहरी हो जाती है और उन्हें वो किसी भी प्रकार से वो इस दोष को दूर नहीं कर सकते। यदि बचपन में इस बात का ध्यान दिया जाए तो संप्रेषण संबंधी समस्या दोषों को दूर किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है कि आप अधिगम असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे। द प्रॉब्लम एजुकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। हम ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए हम कुछ कदम हमें उठाने चाहिए। इनके लिए स्पेशल स्कूल खोले जाने चाहिए, सेपरेट स्कूल खोले जाने चाहिए ताकि इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उनकी शिक्षा का प्रबंध हो। उनके लिए सेपरेट क्लासेस का व्यवस्था हो ताकि वो किसी भी प्रकार की उनकी शिक्षा में बाधा ना हो, इसलिए उनकी सेपरेट क्लासेस भी होनी चाहिए। उन्हें सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनके लिए ट्रेंड टीचर की व्यवस्था हो ताकि वो छोटे छोटे समूह में बांटकर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी शिक्षा की व्यवस्था करता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट। ऐसे बच्चों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वो बच्चे, चाहे वो घर में हैं, विद्यालय में हैं, समाज में हैं या कक्षा में हैं, हर जगह वो बालकों के मस्तिष्क पर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़े और ऐसे बच्चों की, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों की प्रत्येक कार्य की प्रशंसा होनी चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना का विकास हो और उन्हें डांटना नहीं चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक उनको प्यार से समझाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम। उनका पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए और ऐसे बालकों को विद्यालय की खेल गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समय समय पर उन्हें दृश्य सर्वर सामग्री, टेलीविजन प्रोजेक्टर, मॉडल आदि का प्रयोग करना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि विषय वस्तु को सरल से जटिल की ओर लेकर के जाए। उनको स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखें। वो वर्कबुक का प्रयोग उनके लिए करें और शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएं और किताबों को ऊंची आवाज में पढ़वाएं ताकि उनका ये दोष दूर हो सके। उनको गणित के लिए उनके लिए वर्कबुक का प्रयोग करें। पहाड़े करवाने के लिए छपी छपाई किताबों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। हैंड राइटिंग का ध्यान होना चाहिए क्योंकि ऐसे बच्चों की हैंड राइटिंग भी खराब होती है, उसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें पेंसिल पकड़ने, सीधा बैठने आदि को अच्छी तरीके से उनको समझाना चाहिए। और अंत में है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रोल ऑफ द टीचर। ऐसे बच्चों की शिक्षा में टीचर का क्या रोल है, तो टीचर का बड़ा रोल है। टीचर को चाहिए कि ऐसे बालकों को कक्ष में होने वाली गतिविधियों के लिए प्रेरित करे, उनको इनाम शाबाशी भी दे। इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह उनके माँ बाप से बार बार संपर्क बनाए रखे। अगर ऐसी उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक हम उनकी अधिगम असमर्थता को काबू कर सकते हैं। धन्यवाद।